भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। सोमवार को रेवाड़ी के PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने के बारे में पूछा। इस पर डॉक्टर सुधा यादव ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्होंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, लेकिन डॉक्टर सुधा यादव के रेवाड़ी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भले ही हरियाणा में हमारे लोकसभा सीटें घटकर 5 रह गई हो, लेकिन विधानसभा वार देखें तो हमने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती हैं। सुधा ने कहा कि जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान की सरकार बात नहीं सुनती, पर डॉक्टर सुधा ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार बात नहीं सुनती है। केंद्र और राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की नवनियुक्त जिला अध्यक्षा बहन वंदना पोपली जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रीतम चौहान जी, जिले के महामंत्री जिनके भाजपा अपनी सफाई में क्या कहेगी? देखिए, कांग्रेस जो 10 लाख की चर्चा कर रही है, पहले तो ये उनके हाथ में नहीं है, ये केंद्र के माध्यम से ही कुछ हो सकता है और केंद्र में अभी उनकी सरकार नहीं है। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही। कांग्रेस ने कभी भी इसको 10 लाख किया जाए इसकी मांग को किसी भी स्तर पर नहीं उठाया है, बल्कि कांग्रेस तो ओबीसी के मुद्दों के ऊपर सदैव विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी जब ओबीसी के नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने लगी थी, तो राज्यसभा के अंदर विरोध करने वाली कांग्रेस ही थी जिसने इस बिल को पारित होने से रोका था और दूसरी बार में पारित कराने में हम लोग कामयाब हो पाए थे। इसलिए उनको तो इन अधिकारों को पूछने की और इनको कहने का कोई अधिकार और हक बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए अनेक योजनाएं चला करके और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लेकर के अगर आज तक हम देखें तो पहली बार केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर अगर ओबीसी का रिजर्वेशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। नीट के अंदर मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। वंचित वर्ग को अगर हम शिक्षित करेंगे तभी हम समाज का समग्र विकास कर पाएंगे। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारी इसी में एक जिज्ञासा है, डॉक्टर सुधा यादव पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य रही, क्या उस समय मनोहर लाल के सामने, हरियाणा सरकार के सामने आपकी तरफ से भी कोई प्रतिवेदन गया था? आप जगह जगह गई थी उस दौरान, क्या आपकी तरफ से इस आशय का कोई पत्र गया था कि पिछड़ा वर्ग की जो आय सीमा है उसमें कृषि आय न जोड़ी जाए, सर्विस आय नहीं जोड़ी जाए और इसको 8 लाख किया जाए? देखिए, वैसे तो प्रावधान ये है कि राज्य सरकारें अपना पास कर सकती है नियम कायदे कानून को कि वो कितना लगाना चाहते हैं और कैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय आयोग जो है वो हर राज्य के अंदर अपनी भावनाओं से अवगत कराता है कि केंद्र ने 8 लाख की योजना बनाई है तो राज्यों को भी इसके अंदर उसके साथ सहमति जताते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी राज्यों का विशेषाधिकार है, मतलब तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। चुनाव का सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, नायब सिंह सरकार ने मनोहर सरकार का फैसला पलटा है। जो सरकार ने फैसला किया है उसका स्वागत करिए। ठीक है। डॉक्टर यादव, पोजीशन रह सकती है 5 सीटें गंवाने के बावजूद भी अगर हम विधानसभा की सीटें देखें इस लोकसभा में, तो हमने कांग्रेस से ज्यादा सीटों को जीता है इसमें, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। चुनाव में कहीं से उम्मीद है, रेवाड़ी से भी आपका नाम चलता रहा है? अभी तो विचार नहीं किया और न इस बारे में कोई चर्चा हुई है। अमित शाह जी जो जानना चाह रहे हैं उसकी इच्छा तो पूरी करो ना। मतलब चुनाव लड़ने की मन में इच्छा नहीं सोचा इस बारे में। देखिए, पार्टी तो हमेशा सही का ही आकलन करके टिकट देती है, लेकिन फिर भी कई बार परिणाम सुखद नहीं होते हैं और मनचाहे परिणाम निकल नहीं पाते।
मुझे लगता है कि अच्छा ही आकलन करके पार्टी टिकट देगी और 100% हम यहाँ से जीत करके जाए, इसी दिशा में काम करें। मुझे नहीं लगता कि सरकार सुनती नहीं है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस नारे को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको आगे बढ़ाया है और हर क्षेत्र का समग्र विकास करने में उन्होंने काम किया। रामविंदर सिंह 7 सीटें मांग रहे हैं, अपनी बेटी के लिए मांग रहे मैं तो चुनाव समिति की सदस्य हूँ, मेरे सामने ये विषय अभी तक आया नहीं है। हैं। उन्होंने अभी कहा था अभी जाकर खाना निकल गया। कल की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर ये विषय आया नहीं है। मैडम, आपको लगता है केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर होने के नाते, पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर होने के नाते इस बार आपके सामने काफी असहज स्थिति होने वाली है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, कैसे आपके पास लोग पहुंचने वाले हैं, तो उन सब में नामों का चयन करने में कितना सहज महसूस कर पाएंगे आप? देखिए, इन सब की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चलने लग रही है। लगभग सबको ध्यान में आ गया है कि कहाँ पर क्या समीकरण है और क्या कैंडिडेट्स है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई आएगी और सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। मैडम, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास, देखिए हमने किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको नहीं मुख्यमंत्री बनाया, यही तो दिखा रहा है कि सबका साथ है हमारे में। हम किसी जाति वर्ग विशेष को देख करके किसी बात को बनाएंगे या करेंगे, ये नहीं होता। जहां पर हमको योग्यता दिखाई देती है या हमको लगता है कि उनको बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। ये आपको देखने को मिला है कि सामान्य परिवार से आने वाले सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री बना सकती है, बाकी किसी दल में इस तरीके का काम नहीं होता है। और राजनीतिक यात्राओं को देखिए आपने, राजनीतिक यात्राएं तो चुनाव में चलती हैं, चलनी चाहिए। उसका अपना एक संदेश होता है, संदेश दिया भी जाता है और संदेश लिया भी जाता भाजपा है। के चुनाव परिणाम पे इन यात्राओं का कुछ असर देखने को मिलेगा? यात्रा चालू होगी तब इसका समीकरण समझ में आएगा। नहीं, एक यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब चल रही है, एक संदेश यात्रा अम्बाला से शुरू हुई है। दोनों यात्राओं को विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किसका हिसाब मांगेगा हरियाणा? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि किसका हिसाब मांगेंगे। 10 साल उनकी सरकार थी, वो पहले अपना श्वेत पत्र जारी करके हिसाब दे और फिर दूसरे की चर्चा करे, और भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता हिसाब देने के लिए तैयार बैठा है। ये तो जो डिलिमिटेशन आयोग आता है, और डिलिमिटेशन आयोग आता है उस समय इन चीजों का निर्णय होता है, और उस समय सबका अधिकार होता है कि वो अपने विषय को जाकर के वहां पर रखे। ओपन हियरिंग भी इसके अंदर होती है, तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोबारा डिलिमिटेशन का समय आ चुका है। उस डिलिमिटेशन के अंदर जिसको जो बात कहनी होगी वहां जाकर के कहें। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों से जो भेदभाव हो रहा है उसे खत्म किया जाए। तो डिलिमिटेशन आयोग आएगा, उसके सामने इस बात को रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद।